हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 नए राजा और उनके राज्य। इस पाठ में हम 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। और ये हैं, इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं प्रमुख राजवंश कौन से हैं। चाहमान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्यन, चेर, पाल, चालुक्य। तो ये थे बच्चों कुछ प्रमुख राजवंश। अब नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो सामंत या मातहत कौन होते थे? बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों को मातहत या सामंत कहा जाता था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। राजा उनसे क्या उम्मीद रखता था? उपहार की। उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें जब जरूरत पड़े। अधिक सत्ता और संपदा हासिल जब इन मातहतों को, सामंतों को मिल जाती थी, तो ये अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। और कभी कभी तो ये अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे जब ये ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था, जो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ। ये अनुष्ठान क्या था? इसको ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था और माना जाता था कि इससे याजक, जो यज्ञ करने वाला होता था, वो जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता था। कुछ तो इसी तरह से दंती दुर्ग ने क्या है, ये हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया और खुद को क्षत्रियत्व प्राप्त करवा लिया। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना, लेकिन इन्होंने क्या है, जो इनका व्यवसाय था, परंपरागत पेशा था, उसको छोड़ के शस्त्र को अपना लिया था और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए थे। गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में और कदम मयूर शर्मण कर्नाटक में। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। महाराजाधिराज का मतलब क्या था? राजाओं का राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्तीन का मतलब क्या था? 3 भुवनों का स्वामी, 3 लोकों का स्वामी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। उपाधियां इतनी भारी भरकम लेते थे, लेकिन बाद में मदद किससे लेते थे? किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों से। अब ये भित्ति चित्र देखेंगे बच्चों। ये एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है और ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? अब ये आप बताएंगे। हाँ बच्चों, उस समय में क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण तो था, लेकिन क्या है, जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय होगा वो ही राजा बनेगा, क्योंकि बाद में भी वो क्या है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करके क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादक, किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। तो आपको ये प्रशासन चलाने के लिए राजा लोग जो है आर्थिक सहायता कहाँ से लेते थे? लगान के रूप में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से लेते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे उल्लिखित जो कर है
वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो कई बार पूछा जाता है जबरन श्रम के रूप में तमिलनाडु में कौन सा कर लिया जाता था? वेटी, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं बच्चों? भू राजस्व तो वसूला जाता है बच्चों। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूलने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? क्या आजकल वंशानुगत होता है? नहीं बच्चों, आजकल तो क्या है, हमें टेस्ट पास करने होते हैं और तब अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में कैसा दिखाना चाहते थे शासक अपने आप को, राजा अपने आप को शूरवीर के रूप में और विजय प्राप्त करने वाले योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी क्या चीजें? प्रशस्तियां, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ब्राह्मण लोग जो है प्रशासन में मदद किया करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा ही होगा। संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। तो ये सैंधव सिंध प्रांत को कहा जाता था और विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र का एक हिस्सा था और कलिंग उड़ीसा का हिस्सा था। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग, जो बंगाल का हिस्सा, अनर्थ, गुजरात का हिस्सा, मालवा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुरुस्क, तुर्क, वत्समत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राज्य थे, राजाओं को पराजित किया। इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? तो खुद को वीर और विजय योद्धा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसे दावे किए होंगे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो ब्राह्मणों को कैसे खुश करते थे राजा लोग? उनके बारे में वो प्रशस्तियां लिखते थे, उनकी बड़ाई मारते थे। तो खुश कैसे किया जाता था? भूमि अनुदान में देकर। चित्र 2। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? सिर्फ भूमि अनुदान में दी जाती थी? अब आगे इसमें पढ़ेंगे। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं। देखो, भूमि के अलावा क्या क्या चीजें मिलती थी? फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चरागाह, एक गांव, बोम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के ऊपर बने
वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाओ और विचार विमर्श करो कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया और कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था क्योंकि इसमें आलोचना की गई थी। ऊपर हमने पढ़ा प्रशस्तियों में बड़ाई की जाती थी, प्रशंसा ही की जाती थी, लेकिन इसमें कल्हण ने आलोचनात्मक रुख भी अपनाया है। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरों क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। अब कन्नौज क्या था? मुख्य केंद्र था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश तीनों ने कन्नौज पर अपने नियंत्रण को लेकर युद्ध लड़े, लड़ाइयाँ लड़ी। चूंकि लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे तो इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच। और किसके ऊपर हुआ? किसके ऊपर नियंत्रण के ऊपर? कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 से 66 शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अफगानिस्तान की गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अब मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। तो ये कमेंट बॉक्स में लिखोगे बच्चों। सुल्तान, सुल्तान का मतलब क्या होता है? ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब शासक होता है। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद। तो किताब अल हिंद किसकी पुस्तक है? किसकी किताब है? अल बेरूनी की। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। लिखा किसने? अल बेरूनी ने। और कौन सी किताब लिखी? किताब अल हिंद। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया था। चोल राज्य, नजदीक से एक नजर। ये परिवर्तनशील सीमाएं क्या है? ऐसे दिखाई गई है। ये परिवर्तनशील सीमाएं हैं जो बदलती रहती थी। चोल राज्य और उसके पड़ोसी, ये चोल राज्य है। उरैयूर से तंजावुर तक। चोल वंश
सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत आपको पता ही है, सामंत। उरेयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। तो किसने चोल वंश को स्थापित किया था? विजयालय ने। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसके राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिणी और उत्तर के पांड्यन पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। अब संस्थापक कौन था? विजयालय बच्चों। और सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम। 985 में राजा बना। उसी ने उनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। पूछा जाता है कि जल सेना, नेवी जो है, सबसे पहले किसने बनाई थी, किसने स्थापित की थी? राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर। तो ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है बच्चों। ये इतना विशाल, छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई, ऊपर की तरफ देखो ये पतली होती गई है, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। संगीतकार, नृतक इत्यादि शामिल थे जो मंदिरों के आसपास रहते थे। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। कौन सी नदी अपना पानी उलीचती है? कावेरी नदी, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले। और उससे क्या है, मिट्टी जमा होती रहती है किनारों पर, जिससे क्या है, चावल की खेती बढ़िया होती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अब ये देखो, ये चोल कांस्य प्रतिमा है। ये बच्चों चोल कांस्य प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, आप देखिए। अब ये 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार है। होद से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। ये जलद्वार है बच्चों। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगह में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासक, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो कैसे की जाती थी सिंचाई? कुएं खोदकर, विशाल सरोवर बनाकर और पानी का बंटवारा करके। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी।
तो किसानों की बस्तियां कहें या फिर गांव क्या कहलाते थे? उर। और इस तरह के गांव को के समूह को नाडु कहा जाता था। गांव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडु। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, जिसका मतलब क्या होता है? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान, अरैयार, अरैयार का मतलब होता है प्रधान, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन वगाई। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को जो उपहार में दी जाती थी भूमि, उसको कहा जाता था शाला भोग। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी उसको शाला भोग। देवदान, तिरुनमटुकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। पल्ली चंदम, जैन संस्थान को दी गई भूमि को कहा जाता था। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों के एक सभा द्वारा की जाती थी। अब ये ब्राह्मणों को जो जमीन मिलती थी उसकी देखरेख कौन करता था? एक सभा करती थी, और ये सभा कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसे मिलती थी? इसके लिए क्या है? इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। नंबर 2, उनके पास अपना घर होना चाहिए। नंबर 3, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। नंबर 4, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और नंबर 6, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। और नंबर 7, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। नंबर 8, जिसने अपने संपत्तियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये शर्तें थी सभा के सदस्य बनने के लिए। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया। पुलाया क्या था? एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें अच्छे ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुत्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े बुलैयार को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुर्ती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। तो ये वर्णन आम आदमी का था। अब ये पूछ रहा है हमसे, क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? तो ये आप अपने विचार रखेंगे कि लॉटरी का तरीका उपयोगी है या नहीं। मेरे विचार से तो नहीं,
क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ब्राह्मण थे। आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण रहते ही नहीं थे। तांग वंश के युग का चीन। अन्यत्र में पढ़ेंगे बच्चों। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों की चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायने में भिन्न थी? तो कैसे भिन्न थी? भारतीय उपमहाद्वीप में तो उस समय में क्या था, या तो वंशानुगत से अधिकारियों की नियुक्ति होती थी या फिर लॉटरी के माध्यम से, जैसे कि हमने चोल साम्राज्य में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे कैसे हो रही है नियुक्ति? परीक्षा के माध्यम से। तो ये इस तरह से अलग था भारत से। तो ये आपका पाठ खत्म हो गया बच्चों। थैंक्स।